विधानसभा का 2 दिवसीय विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया, जहां दिल्ली के आज सभी 70 विधायकों ने शपथ ली। अरविंद केजरीवाल ने भी आज शपथ ली। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन 70 विधायकों ने शपथ ली। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विधानसभा में शपथ ली। इस सत्र में दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता से किए गए वादों पर चर्चा होगी, जिनमें महिला सुरक्षा और सस्ती बिजली सहित कई गंभीर मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि 70 सदस्यीय विधानसभा में आप के 67 जबकि भाजपा के 3 विधायक हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग सदन को संबोधित करेंगे। अपने अभिभाषण में नई सरकार की नीतियों की झलक पेश करेंगे। इसके बाद अस्थायी स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन में मदद करेंगे। अल्पकाल के इस सदन का दिल्ली सरकार पूरा इस्तेमाल की कोशिश करेगी। दिल्ली की 6ठी विधानसभा के लिए आज रामनिवास गोयल को अध्यक्ष चुन लिया गया, वहीं वंदना कुमारी को डिप्टी स्पीकर चुना गया है। इससे पहले बारी बारी से विधानसभा में सभी 70 विधायकों को शपथ दिलाई गई। सदन की कार्यवाही को चलाने और शपथ दिलाने के लिए चौधरी फतेह सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। मंगलवार को विधानसभा में उपराज्यपाल नजीब जंग का अभिभाषण प्रस्तुत किया जाएगा। संभावना है कि उपराज्यपाल के अभिभाषण में आम आदमी पार्टी के एजेंडे को शामिल किया जाए, ताकि पार्टी अपनी विकास योजनाओं को मूर्त रूप दे सके। अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार सत्र में सस्ती बिजली और मुफ्त पानी जैसे अपने चुनावी मुद्दों पर चर्चा करना चाहेगी। हालांकि सेशन की अल्प अवधि को देखते हुए पूरी चर्चा हो पाना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में 67 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा केवल 3 सीटें ही जीत पाई। खास बात यह रही कि दिल्ली में लगातार 15 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी। जहां सभी 70 विधायकों ने शपथ ली, तो कल का कार्यक्रम इस तरह से होगा कि उपराज्यपाल के संबोधन के साथ दिल्ली के जो वायदे किए गए हैं, आम आदमी पार्टी ने 70 जो वायदे किए हैं, उन पर अब चर्चा शुरू होगी। बजट सत्र के दौरान संसद में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद आत्मचिंतन के लिए राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अप्रैल में संभावित महत्वपूर्ण सत्र से पहले पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी हालिया घटनाओं और पार्टी की भावी कार्यवाही पर चिंतन के लिए कुछ हफ्तों की छुट्टी ले ली है। पार्टी सूत्रों ने रविवार रात बताया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हालिया घटनाओं और पार्टी की भविष्य की कार्यवाही पर चिंतन करने के लिए कुछ समय दिए जाने की अपील की है। सूत्रों ने बताया, राहुल गांधी का मानना है कि आगामी सत्र में पार्टी जो दिशा अपनाएगी वो इसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और वह इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। सूत्रों ने इसके साथ ही बताया कि राहुल गांधी को समय दिया गया है, जिसके बाद वो लौटेंगे और कांग्रेस पार्टी के मामलों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव से हुई थी और जिसका सिलसिला हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सत्र अप्रैल में संभावित है और मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि राहुल गांधी को इस मौके पर पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है। लोकसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जिस पर आत्मचिंतन के लिए राहुल गांधी कुछ हफ्तों की छुट्टी पर गए हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल में एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। ये सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल, स्वाइन फ्लू और व्यापम घोटाले में घेरने की कोशिश करेगा। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र 2 हिस्सों में चलेगा। पहला हिस्सा 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा और दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल से 8 मई तक होगा। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में सकारात्मक काम की ओर कदम बढ़ाएगी। महंगाई को काबू करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा एक अहम मुद्दा है। सरकार पढ़े भारत बढ़े भारत की योजना पर काम करेगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया। फूड प्रोसेसिंग में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। भूमि अधिग्रहण बिल की तारीफ करते हुए मुखर्जी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। सत्र के दौरान 26 फरवरी को रेल बजट पेश किया जाएगा। 27 फरवरी को केंद्र सरकार आर्थिक सर्वे पेश करेगी। इसके बाद ठीक एक दिन बाद यानी 28 फरवरी को आम बजट पेश होगा। इसी दौरान सरकार 6 अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए विधेयक पेश करने के साथ साथ वित्त विधेयक भी पेश करेगी। बजट सत्र से ठीक पहले रविवार को संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बजट सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका के बीच संसद के दोनों सदनों के अलग अलग दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर सदन विचार करेगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 5 अध्यादेशों पर सहमति भी बन गई है। बैठक में सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 मुद्दे उठाए, जिसका समर्थन दूसरे दलों ने भी किया। हंगामेदार होने की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है और कहा है कि इस बजट सत्र में वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
पीएम मोदी के अथक प्रयासों के बाद अफगानिस्तान में पिछले 8 महीनों से बंधक फादर एलेक्सिस प्रेम भारत वापस लौट आए हैं। अफगानिस्तान में 8 माह से बंधक फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार रिहा होकर स्वदेश पहुंच गए हैं। 8 महीने पहले अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए फादर प्रेम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार जताया, जिनकी बदौलत आज स्वदेश लौट पाया। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि मैं बुरे दौर से गुजरा, लेकिन अब मैं यहाँ आकर खुश हूँ। उधर प्रेम कुमार की रिहाई की खबर मिलते हैं उनके परिजन खुशी से झूम उठे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन कर एलेक्सिस के भारत पहुंचने के बारे में जानकारी दी। फादर एलेक्सिस के भाई अल्बर्ट मनोहरन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पिता और बहन से रविवार को बात की और कहा कि प्रेम कुमार रविवार शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस खबर को सुनकर अत्यंत खुश हैं। हम उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने में किए गए प्रयास के लिए भारत सरकार को और तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद देते हैं। प्रेम कुमार के एक अन्य भाई जॉन जोसेफ ने कहा, ये हमारे लिए रविवार का बहुत बड़ा उपहार है। उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा, ये एक ऐसी सरकार है जो रविवार को भी काम करती है। हम केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को इस महान कार्य के लिए बधाई देते हैं। मोदी ने इसके पहले प्रेम कुमार की सुरक्षित रिहाई के बारे में ट्वीट किया था। प्रेम कुमार की रिहाई से उनके घर में खुशी की लहर है। फादर प्रेम ने कहा है कि मैं ईश्वर के साथ साथ पीएम मोदी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी बदौलत मैं सकुशल अपने घर वापस लौटा हूं। विश्व कप का 14वां मैच आज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 119 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मैच के हीरो रहे मोइन अली ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 128 रन बनाए। आज ग्रुप ए के 14वें मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड की टीम को 119 रनों से हराकर विश्व कप में जीत का खाता खोला। इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे हरफनमौला खिलाड़ी मोइन अली। अली ने आज खेले गए मुकाबले में धमाकेदार शतक लगाया, साथ ही 2 विकेट भी झटके। मोइन के इस बेहतरीन खेल की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन सबसे खास था आज के मैच में मोइन का शतक। मोइन अली ने आज इस शतक के साथ इंग्लैंड का 27 साल पुराना सूखा खत्म कर दिया। जी हाँ, इंग्लैंड की तरफ से पिछले 27 सालों से न्यूजीलैंड में कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया था। मोइन अली के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के सामने 303 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड ने एक समय 2 विकेट पर 202 रन बना लिए थे। उसके बाद अगले 15 ओवर में इंग्लैंड ने 15 ओवर में 102 रन पर 6 विकेट गंवा। इंग्लैंड के 303 रन के जवाब में स्कॉटलैंड की पूरी टीम 42.2 ओवर में 184 रन पर सिमट गई। स्कॉटलैंड की लगातार ये दूसरी हार है। इंग्लैंड ने इस मैच से पहले 2 मैच खेले थे और दोनों ही मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना ये होगा कि इस जीत के बाद इंग्लैंड के कितने हौसले बुलंद हैं और क्या वो अपनी जीत को बराबर कायम रख पाएगी। देश भर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है, जबकि 13,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। देश में स्वाइन फ्लू से अब तक मरने वालों की संख्या 812 हो गई है और इससे प्रभावित लोगों का आंकड़ा 13,000 तक पहुंच चुका है। राजस्थान और गुजरात इससे सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित राज्य है, जहां मृतकों की संख्या क्रमशः 217 और 207 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने शनिवार को कहा था कि 20 फरवरी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की संख्या 12,963 रही, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 774 थी। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार की तुलना में नए मामलों की संख्या में कमी आई है। जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के एक अधिकारी के मुताबिक राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 7 और लोगों की मौत हो गई। जिन 4,318 रोगियों को H1N1 विषाणु के लिए पॉजिटिव पाया गया था, उनमें से 212 की 1 जनवरी के बाद से मौत हो चुकी है। एक अन्य पत्र में DGCI ने राज्य दवा नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि स्वाइन फ्लू की दवा उपलब्धता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करें, जिसमें एक अधिकारी दवाओं और टीके की उपलब्धता पर नजर बनाए रखें। गुजरात और राजस्थान में इस बीमारी से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। गुजरात में जहां 212 लोग इस बीमारी की चपेट में आने से मर चुके हैं, तो वहीं राजस्थान में 212 लोग इससे पीड़ित हैं।